वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, जो मैंने फ्राइडे को क्लास ली थी। फ्राइडे या हाँ, फ्राइडे को ली थी या थर्सडे को ली थी, जो भी ली थी। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन निकालना बताया था। उसमें जो दो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि सर ये जो डायग्राम है थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ वहाँ पर डायग्राम को, और देन आई विल टेक अप वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। ठीक है, तो जो उस दिन आए थे थोड़ा बहुत उनके आ जाएगा समझ में कि ये हमारी वोल्टेज इक्वेशन है ऑल्टरनेटर की, E इक्वल टू वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्स एस। ये हमारी वोल्टेज इक्वेशन है। ठीक है, तो इस वोल्टेज इक्वेशन के हिसाब से मुझे दिस इज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ आवर ऑल्टरनेटर, E इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एस। तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा, मुझे निकालना है E का मान। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। तो V दिया हुआ होता है, RA दिया हुआ होता है, नॉर्मली एक्सेस निकाल लेते हैं या ZS निकाल लेते हैं, जो भी डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन के अंदर वो हम निकाल लेंगे, और आर्मेचर करंट आल्सो निकाल लेंगे। अब निकालना है E। तो लैगिंग पावर फैक्टर है, तो ये जो तीनों जो मैं केस बताऊंगा आपको, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, इन सभी के अंदर जो रेफरेंस फैक्टर लूंगा वो मैं IA को लूंगा, IA एज रेफरेंस फैक्टर। IA को रेफरेंस फैक्टर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि IA को हम रेफरेंस फैक्टर लेंगे। तो ये रेफरेंस फैक्टर ले लिया I, ये IA है। ठीक है, अब क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है तो करंट पीछे होगा वोल्टेज से, तो ये वोल्टेज का वेक्टर है V, ये V है, ये जो दिख रहा है V, दिस द V वेक्टर। अब जो वोल्टेज इक्वेशन है मेरी, V में क्या जोड़ूंगा मैं, IaRa, मतलब रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है वो करंट के फेज में होगा, करंट के समानांतर होगा, तो ड्रॉप जुड़ जाएगा। तो यहां से मैंने जोड़ा IaRa, या IaRa जुड़ गया, और इसके 90 डिग्री, करंट के 90 डिग्री ये हो गया, इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया IaXS, तो ये मिल गया मेरे को E। ये जो वोल्टेज इक्वेशन है ये वाली, तो जे है ना यहाँ पर, तो 90 डिग्री होगा करंट के हमेशा, प्लस जे है प्लस 90 डिग्री, माइनस जे है माइनस 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस डायग्राम को, देखिए मुझे ई का मान निकालना है। ये वी है, ये पावर फैक्टर एंगल थीटा है। तो ट्रायंगल ओ ए एफ को यदि देखेंगे तो ओ ए बराबर हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ए एफ बराबर हो जाएगा वी साइन थीटा। ओके, और एफ डी बराबर ए बी, और ए एफ बराबर बी डी होगा। ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल ओबीसी में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओ बी? ओ बी बराबर है ओ ए प्लस ए बी, और बी सी बराबर क्या है, बी डी प्लस डी सी। ये हो गया ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। ये डी है ये। नाउ ओ सी इज ई स्क्वायर, ये ओ सी है, ये स्क्वायर है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए इज वी कॉस थीटा, और ये ए बी इज आई ए आर ए। तो वी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी इज वी साइन थीटा प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। इससे निकल जाएगा आपके ई। ठीक है ना। अब यदि पावर फैक्टर है आपका लीडिंग, ये लीडिंग पावर फैक्टर का डायग्राम आ गया। आई ए रेफरेंस फैक्टर है, ये आई ए। अब लीडिंग है तो कोई करंट आगे होगा तो वोल्टेज पीछे होगा, ये वोल्टेज है पीछे, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वी में मैं क्या जोड़ूंगा, आई ए आर ए, करंट के फेज में आई ए ये, तो ये आई ए आर ए ये जुड़ जाएगा, और इसके 90 डिग्री आई ए एक्सेस ये हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ओ बी सी में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, और बी सी इक्वल टू एफ सी माइनस एफ बी। ठीक है, तो ओ ए क्या होगा, वी कॉस थीटा,
ये थीटा है, ये वी है, तो ये आधार हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये लंब हो जाएगा वी साइन थीटा। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी स्क्वायर और एफ सी माइनस एफ बी स्क्वायर। तो ओ सी ई, तो ई स्क्वायर इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस एफ सी आई ए एक्सेस माइनस एफ बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू वी साइन थीटा। हाँ बोलो शुभम, बोलिए शुभम बोलो। सर ये आई ए एक्स जो दे रखा है ना आपने, ये कहाँ तक है? आई ए एक्सेस एफ से लेके और सी तक है, वी में जुड़ेंगे ना। पूरा ही है क्या? अरे हाँ, तो वी में आई आर ए जोड़ा, ये आई आर ए जोड़ गया वी से लेके एफ तक, और उसमें आई एक्स से जोड़ेंगे तो आई एक्स से जोड़ दिया ये एफ से लेके सी तक। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ये यस सर। आ जाएगा। अब अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो ये यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होगा कि v और i दोनों एक ही फेज में होंगे। ठीक है, ये v और i एक ही फेज में होंगे, थीटा इज 0। तो इक्वेशन जो है हमारी वोल्टेज इक्वेशन तो यही है हमारी, हमेशा सब में ये रहेगी, E इक्वल टू वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्सेस। तो v में क्या जोड़ूंगा, आई आर ए और उसके 90 डिग्री आई ए एक्सेस। तो ये v है, ये आई ए के फेज में जुड़ेगा, तो v में क्या जोड़ दिया मैंने, आई आर ए जोड़ दिया, और इसके 90 डिग्री आई ए एक्सेस जोड़ दिया। तो v तो यहाँ तक है, फिर ये आई आर ए और ये आई ए एक्सेस। नाउ तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब सी डी तो सी डी है, अब ओ सी की वैल्यू क्या होगी, ओ सी बराबर होगा ओ बी प्लस बी सी। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू, मान रख दिया ओ बी किसके बराबर, वी प्लस बी सी किसके बराबर है, आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होगा ये थोड़ा सा, इसको केवल एक्सेस का स्क्वायर नहीं भैया, ये आई ए और एक्सेस का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। ये थ्योरी का क्वेश्चन जो आपके बनता है उसके हिसाब से ये आपको तीनों पावर फैक्टर के ऊपर करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट पावर फैक्टर ऊपर आता है तो अगर फेजर कैलकुलेशन से आप करेंगे ना इसको, तो दिस बिकम्स वेरी सिंपल। ये इतनी चीज़ें, ये इक्वेशन ई का याद रखने की और ये इसको ई याद रखने की, कौन सा प्लस होगा और क्या होगा, ये किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लैगिंग के अंदर तो ये है, लीडिंग के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन याद रख लीजिए, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर थीटा 0 होगा, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, तो केवल v प्लस आई आर स्क्वायर बच जाएगा, और ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल आई एक्सेस बचेगा। ये वो इक्वेशन आएगी मेरी सेम। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, या तो वोल्टेज रेगुलेशन का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या इसका न्यूमेरिकल आएगा, या इस तरह से आपके ये चीज आती है। एक सेकंड होल्ड करना भैया ना। तो ये न्यूमेरिकल है, देखिए एक, बिल्कुल ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप देख लेना, मैं सारी चीज समझा दूंगा आपको इसके अंदर। ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशंस बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी आपको। क्या क्वेश्चन है, एक 100 केवीए 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर का पर फेज प्रभावी प्रतिरोध 0.2 ओम है। रेजिस्टेंस कितना पर फेज, 0.2 ओम। ठीक है, 40 एम्पियर फील्ड करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पियर है तथा ओपन सर्किट वोल्टेज 1040 वोल्ट है। फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कीजिए, जबकि लोड 0.8 पावर फैक्टर लैग लगा हुआ है या 0.9 पावर फैक्टर लीड लगा हुआ है। दो अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर आपको लोड दे रखा है। ठीक है, तो आपको तो
देखिए डेटा जो दे रखे हैं ना उसको कैसे कैलकुलेशन करनी है अपने को मैं बता देता हूँ आपको। 100 kVA इसकी रेटिंग दे रखी है और ये 3000 वोल्ट की वोल्टेज रेटिंग दे रखी है। ये कैपेसिटी 100 kVA, 50-60 थ्री फेज ही होएगा। 99% आपकी जो न्यूमेरिकल आएगा ऑल्टरनेट का थ्री फेज ही आएगा और स्टार कनेक्टेड ही आएगा। देखिए थ्री फेज है, स्टार कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज जो दे रखी है ना वो लाइन वोल्टेज दे रखा है। कैलकुलेशन सारी सारी फेज के अंदर होगी। तो पर फेज प्रभावी प्रतिरोध तो 0.2 ओम दे रखा है और ये जो दे रखा है ना 40 एम्पियर फील्ड करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पियर है तथा ओपन सर्किट वोल्टेज 1040 वोल्ट है। जब मैंने आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस बताया था उस समय ये फॉर्मूला बताया था कि प्रैक्टिकली सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालने का जो मेथड है वो क्या है कि किसी दिए हुए फील्ड करंट पर ओपन सर्किट वोल्टेज का मान और उसी फील्ड करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट का मान, इसका जो रेशियो आएगा वो आपका ZS आ जाएगा। तो फील्ड करंट 40 एम्पियर दे रखा है। अगर ये 40 एम्पियर फील्ड करंट नहीं भी देता है और वो कह देता है कि किसी फील्ड करंट के ऊपर, क्योंकि 40 एम्पियर के काम नहीं आएगा आपने, है ना, केवल यह है कि किसी भी फील्ड करंट के ऊपर वोल्टेज का मान ओपन सर्किट और उसी फील्ड करंट पे शॉर्ट सर्किट करंट का मान, ये दो चीज निकालनी होती है। ठीक है ना। तो फील्ड करंट मायने नहीं रखेगा, दे रखा हो तो भी कोई विशेष बात नहीं है, नहीं दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब कैसे कैलकुलेशन, ये देखिए लाइन वोल्टेज 3000 वोल्ट दे रखा है तो इसका फेज वोल्टेज निकाल लीजिए, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है ना, √3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3000 अपॉन √3 आ जाएगा 1732 वोल्ट। आर ए दे रखा है 0.2, दिस इज 0.2। अब ZS ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट किसी भी दिए हुए फील्ड करंट, 40 फील्ड के एम्पियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया 40 एम्पियर फील्ड करंट का हमारे कहीं पे प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज किसी फील्ड करंट के ऊपर डिवाइडेड बाय उसी फील्ड करंट के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट, ये होता है ZS। ये IFI। अब देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज कितना दे रहा था, दिस वोल्टेज इज 1040, ये रहा, ये लाइन वोल्टेज है। स्टार कनेक्टेड होगा ना तो दो लाइन के बीच में, दो फेज के बीच में लेंगे तो लाइन वोल्टेज आएगा। इसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसको √3 से डिवाइड कर दीजिए अपॉन 200, ये आ जाएगा ZS इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, एक्सेस की वैल्यू निकाल ली, ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2.99 ओम। अब देखिए मुझे फेजर कैलकुलेशन करनी है। आप देखिए कैलकुलेटर के अंदर फेजर कैलकुलेशन में, जब सेकेंडरी में भी आपको बताया था फेजर कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, है ना, रेक्टेंगल से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर, उसी से हम काम लेंगे। तो ZS इक्वल टू 0.2 प्लस J 2.99, इसको रेक्टेंगल से पोलर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 एंगल 86.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ZS इन फेजर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म ZS का मान आ गया। अब फुल लोड करंट निकालना है। करंट कैपेसिटी दे रखी है ना, MVA या KVA बराबर होता है √3V इंटू आई। MVA है तो वोल्टेज MV में हो जाएगा, KVA है तो वोल्टेज KV में। ठीक है, इस √3 का ध्यान रखिए थ्री फेज के अंदर। तो ये हो जाएगा कैपेसिटी अपॉन √3 इंटू वोल्टेज, या देखिए लाइन वोल्टेज आएगा रूट कैपेसिटी इक्वल टू √3VLIL, ये फार्मूला। तो ये करंट निकाल लिया, IA इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइड बाई √3 इंटू 3000, 19.2 एम्पियर आर्मेचर का फुल लोड करंट आ। ठीक है, अब 0.8 पावर फैक्टर लैग पे निकालना है अपने को। तो इसका कॉस इनवर्स निकाल लिया तो ये पावर फैक्टर एंगल आ गया 36.87। पावर फैक्टर एंगल कितना आ गया 36.87। इन प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल करते समय अपने को वोल्टेज को रेफरेंस लेना है। रेफरेंस किसको लेना है, वोल्टेज को, ये ध्यान रखना है अपने को। वी टुक वोल्टेज एज अ रेफरेंस वेक्टर। ठीक है, तो आइए फेजर नोटेशन में आइए कितना हो जाएगा 9.2 एंगल माइनस 36.87। माइनस 36.87 कैसे आया, क्योंकि ये कॉस इनवर्स ले लिया 0.8 का और लैगिंग है तो करंट पीछे होगा तो माइनस आ गया। अब सिंपल सी इक्वेशन ई डेल्टा इक्वल टू V प्लस IA इंटू Z। ये इक्वेशन है ना दिस,
तो ई इक्वल टू वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्स एस, आई ए कॉमन हो जाएगा तो आर ए प्लस जी एक्स एस या जेड आई ए इंटू जेड एस, या आई ए इंटू जेड एस सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ये या जेड एस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंक्रोनस इम्पीडेंस ही है। दिस इज जेड एस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखनी है तो फेजर रोटेशन में वैल्यू रखनी है। देखो एडवांटेज क्या होगा इसका, जब अपन लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर करेंगे ना तो केवल ये एंगल चेंज होगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं। तो 1732 एंगल 0 क्योंकि इसको रेफरेंस लिया है, प्लस 19.2 आई ए एंगल माइनस 36.87 इंटू जेड एस 3 एंगल 86.2। तो देखिए इसको खोल दिया, रेक्टेंगल से पोलर जब जीरो है तो जे वाला पार्ट जीरो होगा, इसमें ये 19.2 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एंगल दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37.53, ये पॉइंट है यहाँ पर 37 पॉइंट, ये डेसिमल में आएगा 37.53 प्लस जे 43.69। अब रियल से जुड़ जाएगा, इमेजरी से जुड़ जाएगा, रियल 1732 प्लस 37.53 जुड़ के हो जाएगा 1769.5 प्लस जे 43.69। इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1770 एंगल 1.41। तो दिस द वैल्यू ऑफ ये ई का, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 1770 और ये डेल्टा का मान हो गया। डेल्टा की वैल्यू जरूरत नहीं है निकालने की टॉर्क एंगल, ठीक है। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन इज ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। ई कितना है 1770 निकाला, माइनस वी कितना है 1732, ये लाइन वोल्टेज नहीं लेना है, फेज वोल्टेज लेना है क्योंकि ई का मान भी फेज में निकला है, ठीक है। तो 1770 माइनस 1732 अपॉन 1732 टू 100 सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 2.20%। वोल्टेज रेगुलेशन आ गया 0.8 पावर फैक्टर लैग पे। अब दूसरा दे रखा है 0.9 पावर फैक्टर लीड। अब देखिए वो जो अभी शुरू में जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी ना, उसके हिसाब से चलोगे तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला था, ई इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा माइनस आई एक्स एस का होल स्क्वायर। तो इतना याद रखने की बजाय आप याद रख लीजिए केवल इस फार्मूले को, ई इक्वल टू वी प्लस आई ए जेड, बस ये। लेकिन आपके फेजर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो करंट होगा ना 19.2 एम्पीयर करंट तो आएगा, लेकिन उसका पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा 25.84, 25.84। और चूंकि लीडिंग पावर फैक्टर है इसलिए करंट में यहाँ पे एंगल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वही 1732 एंगल 0 प्लस 19.2 एंगल 25.84 इंटू 3 एंगल 86.2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ये तो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो जीरो एंगल जे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, दिस इंटू दिस एंगल, दिस इंटू दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो फाइनली आ गया 21.62 प्लस जे 53.39। इसमें से ये इसमें से माइनस आ गया, ये क्या हुआ, तो ये हो गया 1710.38 प्लस जे 53.39। इसको रेक्टेंगुलर से पोल में कन्वर्ट किया तो 1711.2 एंगल 1.8। तो ये वैल्यू आई ई की 1711.2 और वी कितना है 1732। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, ये कट गया लगता है नोट्स, तो मैं निकाल देता हूं इसमें। दिस इज इक्वल टू ई कितना है 1711 पॉइंट, ये पेन हट गया, वन सेवन वन 1.2
1711 ले लीजिए, माइनस 1732 अपॉन 1732 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो सोल्व होकर इसका जो वैल्यू आएगी 1711 माइनस 1732 इंटू डिवाइडेड बाई 1732, ये आएगा -1.21। कितना है? -1.21%। ये वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा ये आपका, ठीक है। आगे समझ में? तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा इस प्रकार से। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो शुरू में मैंने आपको जो लेक्चर बताया उससे कर लीजिए, ठीक है, या आप इससे कर लीजिए, जैसे भी आपको सूट करता है उससे आप कर लीजिए। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन फिनिश हो गया है, ठीक। किसी को कुछ पूछना है भाई? एनी डाउट? ठीक है।